अब स्वर संधि के अंतर्गत जो संधि आ रही है वह है प्रकृति भाव। संधि का नाम है प्रकृति भाव। तो प्लुत प्रज्ञा अचिनित्यम इसका सूत्र है। प्लुत प्रज्ञा अचिनित्यम अचिनित्यम इत्यादि। यहाँ इतनी पंक्ति दे के लघु सिद्धांत कौमुदी की ये पंक्ति है, देखिए फिर कर रहे हैं प्रकृति भाव का अर्थ है संधि का निषेध, अर्थात जहाँ पे संधि नहीं होती है उसी को प्रकृति भाव कहते हैं। अर्थात जैसी वो जो जैसा वह शब्द है, दोनों पद हैं, वो पद अपने मूल प्रकृति में ही रह जाएं, उनमें कोई विकार न आए। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जहाँ पे संहिता, जहाँ पे अत्यंत समीपता होती है वहीं पे संहिता प्राप्त होती है, संहिता प्राप्त होती है तभी संधि होती है। और संधि का अर्थ है विकार, अर्थात उसमें परिवर्तन हो जाना। दोनों शब्दों की जो समष्टि मिला करती है संहिता के कारण, तो उनमें विकार हुआ करता है। वो अपने पूर्व रूप, जो उनका मूल रूप हुआ करता है, संधि होने से पहले उसको वो त्याग कर समष्टि वाला रूप धारण कर लेते हैं। तो प्रकृति भाव में यही नियम उल्टा होता है। प्रकृति भाव में जो शब्द जैसे, जो पद जैसे आया करते हैं, दो पदों का मेल होता है तभी संधि होती है, या दो वर्णों का, दो पद और उनके जो अंतिम वर्ण होते हैं उन्हीं को मिला के संधि हुआ करती है। पदों की पद समास में आते हैं और संधि में वर्ण आया करते हैं। तो जो पद का अंतिम वर्ण होता है और पूर्व पद का अंतिम वर्ण और पर वाला पद का पहला वाला पद, उन दोनों को मिला के संधि हुआ करती है। तो वही उसी का नियम यहाँ पे उलट जाता है। प्रकृति भाव संधि में जो पूर्व पद होता है, अंतिम पद होता है, वहाँ पे वर्णों में कोई विकार नहीं, न पूर्व पद के वर्णों में विकार हुआ करता है, न अंतिम पद के वर्णों में कोई विकार हुआ करता है। अर्थात जो जैसी मूल प्रकृति है उसकी उस वैसे का वैसा ही रह जाना प्रकृति भाव है। प्रकृति भाव का अर्थ है संधि का निषेध, अर्थात संधि नहीं होगी। अर्थात प्रकृति वर्णों में विकृति परिवर्तन न करके उन्हें ज्यों का त्यों बनाए रखना। वही बात यहाँ पे भी, यहाँ व्याकरण विधि में भी कह रहे हैं, जो हमने लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा की। यहाँ संधि नियम तो लागू होता है, संधि का नियम तो लागू होता है, होते हैं, किंतु संधि कार्य नहीं होता है। यही यहाँ पे उल्लेखनीय, इस प्रकृति भाव संधि के संदर्भ में ये उल्लेखनीय बात है क्योंकि संधि का नियम यहाँ पे नियम लागू हो रहा है, किंतु संधि कार्य नहीं हो रहा है। यही प्रकृति भाव संधि के संबंध में इम्पॉर्टेंट है। संधि नियम लागू हो रहे हैं, संधि कार्य नहीं हो रहा है। नियम लागू होने के बावजूद संधि कार्य नहीं हो रहा है। किनमें? तो प्रकृति भाव संधि के संदर्भ में। पीडीएफ खोल लेते हैं। कोई परिवर्तन न करके जो का त्यों रखना, वस्तुतः इन्हें संधि का भेद न कहकर संधि का अभाव ही कहना चाहिए। इसे एक संधि के भेद के रूप में स्वर संधि के भेद के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसी बात को यहाँ पे व्याकरण विधि में कह रहे हैं कि इसको संधि का भेद नहीं कहना चाहिए। वस्तुतः यहाँ पे हम लोग इसके स्वर संधि के भेद के अंतर्गत प्रकृति भाव को पढ़ते हैं, किंतु होना ये चाहिए कि इसको संधि भेद नहीं कहना चाहिए, संधि का अंग नहीं कहना चाहिए, बल्कि संधि का अभाव कहना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे संधि के नियम तो लागू होते हैं, किंतु संधि कार्य होता नहीं है। यदि कोई वर्ण प्लुत या प्रगृह संज्ञक होता है, वह उसके बाद अच आता है। यहाँ भी ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रकृति भाव संधि के संदर्भ में ये बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि कोई वर्ण प्लुत या प्रगृह संज्ञक होता है। प्लुत या प्रगृह संज्ञक कब होगा? जब दीर्घ इकार आएगा, दीर्घ उकार आएगा, या फिर एकार आ जाएगा। या तो दीर्घ इकार आए, इस प्रकार दीर्घ इकार है, या दीर्घ उकार आ जाए, या फिर एकार आ जाए पद के अंत में, तो उनकी प्रगृह संज्ञा होती है। और ऐसे ये सारे स्वर, इस प्रकार के स्वर जिन पद के अंत में आ रहे हों और उनके पश्चात यदि अच के अंतर्गत सारे स्वर आ जाते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है माहेश्वर सूत्र में, जो पहले माहेश्वर सूत्र में जहाँ से सूत्र के 14 सूत्रों की शुरुआत होती है, आ ई उड़ा री लिखा ए ओंगा आई औच, 4 सूत्र आते हैं। इन चारों सूत्रों में सारे स्वर आ जाए। संस्कृत वर्णमाला में जितने भी स्वर हैं वो सभी इन 4 प्रत्याहारों में के अंतर्गत आ जाते हैं। तो उसी की बात करें कि यदि कोई वर्ण प्लुत या प्रगृह संज्ञक होता है तथा उसके पश्चात अच आता है, अच अर्थात कोई भी स्वर आ जाता है, तो प्लुत एवं प्रगृह वर्णों का संधि न होते हुए प्रकृति भाव हो जाता है। अर्थात वो उनमें तब संधि नहीं होगी, वो जैसे आ रहे हैं अपने मूल प्रकृति में ही रह जाएंगे, उनमें कोई विकार नहीं आएगा। अब प्रगृह संज्ञा किनकी किनकी होती है? तो ईदु देद द्विवचनम प्रगृहम अदसो मात ईदंत, ईदु देद द्विवचनम प्रगृहम। तो इसका अर्थ है ईदंत, उदंत, एदंत।
को प्रगृह संज्ञा कहते हैं, उसी को यहाँ पे विस्तार से करें अदसोमात तथा इसके पश्चात करें ईदंत उदंत। यही जो ईदु देद द्विवचनम में आ रहा है, ईदंत उदंत अर्थात ई से अंत हो जिनका, ऊ से दीर्घ इकार से अंत हो जिनका ऐसे पद, और या फिर ऐसे वर्ण दीर्घ उकार से अंत हो जिसका, ऐसे पद जिनके अंत में, ऐसे पद जिनके अंत में दीर्घ इकार आ रहा है, ऐसे पद जिनके अंत में दीर्घ उकार आ रहा है, ऐसे पद जिनके अंत में एकार आ रहा है, द्विवचन, ये सारे द्विवचन के रूप में होते हैं। प्रथमा द्विवचन के रूप में रूपों की प्रगृह संज्ञा हुआ करती है और इन्हीं की प्रगृह संज्ञा होती है। अर्थात ऐसे द्विवचन जिनके अंत में ई दीर्घ इकार दीर्घ उकार या एकार आए तो उनकी प्रगृह संज्ञा हो जाती है। प्रगृह संज्ञा कहने का क्या अभिप्राय है कि उनको प्रगृह्य ये नाम दे दिया जाता है, नाम देने को ही संज्ञा कहते हैं। तो ऐसे शब्द जिनके अंदर दीर्घ इकार आए दीर्घ उकार आए और एकार आए और उनका जो वचन हो वो दो वचन हो जाए तो उनको प्रगृह नाम दे दिया जाता है, कि कहा जाता है कि ये प्रगृह हो गए। और जिनकी प्रगृह संज्ञा हो गई और उनके पश्चात यदि प्रगृह संज्ञा पूर्व में विद्यमान है, उनके पश्चात जो पद आ रहा है उसमें अच प्रत्याहार का कोई वर्ण विद्यमान है, तो वहाँ संधि कार्य नहीं होगा, वो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। प्रगृह संज्ञा वाले पदों के बाद यही बात यहाँ पे कह रहे हैं, प्रगृह संज्ञा वाले पदों के बाद अच होने पर संधि नहीं होती है। उसी बात को यहाँ पे कह रहे हैं। पहले तो शर्त क्या है कि पहले जिनकी प्रगृह संज्ञा होगी, तो प्रगृह संज्ञा किनकी होगी, ऐसे यहाँ पे ऐसे ईदंत उदंत अर्थात ऐसे शब्द जिनका अंत दीर्घ इकार दीर्घ उकार तथा ए से हो रहा हो और उनका वचन दो वचन में हो, वो दो वचन में आ रहे हो, उनको प्रगृह्य ये नाम दे दिया जाता है। ये पहली शर्त हो गई। इसके पश्चात यदि ऐसी प्रगृह्य नाम वाले जो शब्द हैं इनके पश्चात यदि ये पूर्व में विद्यमान है और इनके परे जो पद हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे विद्या प्लस आलयः, अब यहाँ पे इनमें परस्पर सानिध्य परस्पर संहिता प्राप्त हो रही। संहिता प्राप्त होने के कारण ये विद्या एक पद हो गया, आलय एक पद हो गया, किंतु इनका आलय का जो प्रारंभिक वर्ण है आकार दीर्घ आकार और इसका अंतिम वर्ण है दीर्घ आकार। विद्या का अंतिम वर्ण है दीर्घ आकार और आलय का प्रारंभिक वर्ण है दीर्घ आकार। तो ये पूर्व पद हो गया, ये अंतिम पद हो गया। तो पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है और अंतिम पद का जो प्रारंभिक वर्ण है, उन दोनों में ही संहिता देखी जाती है। उनमें संहिता होगी अर्थात बीच में किसी अन्य वर्ण का व्यवधान नहीं होगा, तो वहाँ पे संहिता प्राप्त हो जाएगी। संहिता प्राप्त हो जाएगी तो उनमें संधि हो जाएगी। तो यही इसी के संदर्भ में ऐसे ही समझ लेना चाहिए हम लोगों को कि यहाँ मान लीजिए यहाँ पे विद्या आकार न आकर दीर्घ इकार आ जाए, दीर्घ उकार आ जाए और एकार आ जाए। यहाँ आकार की जगह या तो दीर्घ इकार आ जाए या फिर दीर्घ उकार आ जाए या फिर एकार आ जाए और उनका यहाँ पे विद्या भी एक वचन में है। ये तीनों तो आए, किंतु उनका वचन भी जैसे यहाँ पे एक वचन है, एक वचन न होके वो दो वचन में आए, दो वचन का बोध कराएं। और ये हो गया पूर्व पद। जब ऐसी कंडीशन हो जाएगी, ये तीनों वर्ण मान लीजिए एक एक आ जाते हैं और इसका जो वचन है, इस पद का जो वचन है विद्या ही नहीं कोई भी पद हो सकता है, यहाँ विद्या नहीं होगा, एक उदाहरण के रूप में हम लोग समझ रहे हैं। तो मान लीजिए ये तीनों वर्ण आ गए और इनका जो वचन है वो दो वचन में हो गया, तो इन्हीं को ऐसे ही शब्दों को, ऐसी विशेषता रखने वाले शब्दों को प्रगृह इनमें जो अंतिम वर्ण आ रहा है उनको प्रगृह संज्ञा दे दी जाएगी, उनको प्रगृह नाम दे दिया जाएगा। तो ये हो गई पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये हो गई कि अंतिम में जो पद आ रहा है उसका प्रारंभ किसी अच वर्ण से हो। तो जैसे यहाँ पे आकार आ रहा है तो ये अच है, तो इसकी उपस्थिति यहाँ पे अच की उपस्थिति अंतिम वाले पद में अंतिम वाले पद के प्रारंभ में अच की उपस्थिति के कारण जिनको प्रगृह संज्ञा नाम दिया जाएगा उनमें प्रकृति भाव हो जाएगा, अर्थात कोई संधि कार्य नहीं होगा। उसी को यहाँ पे समझा रहे हैं कि ई उ आए तो उनकी प्रगृह संज्ञा होती है। प्रगृह संज्ञा वाले पदों के बाद अच होने पर संधि नहीं होती। यथा कवि प्लस इच्छतः, उदाहरण दे रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं। कवि ही कवयः, कवि शब्द जो है प्रथमा दो वचन का है और इसके पश्चात जो इकार आ रहा है इच्छतः का जो इकार आ रहा है, इच्छतः का जो इकार आ रहा है यह अच है, अच के अंतर्गत है, अच प्रत्याहार के अंतर्गत है। अच प्रत्याहार में सारे स्वर आ जाते हैं, तो ये इकार अच के अंतर्गत है।
तो पूरी शर्त शर्त पूरी हो गई, क्योंकि पूर्व में जो पद आ रहा है कवि, इस कवि का जो अंतिम वर्ण है, अंतिम इसकी इसमें जो अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण में दीर्घ इकार लगा हुआ है, और समष्टि रूप से इन दोनों इन इन इस शब्द का, इस पद का जो अर्थ है, यह दो वचन में, यह पद दो वचन में आ रहा है। पहली शर्त क्या हुई, ये पद जो आ रहा है, इसका जो इसमें जो स्वर लगा है वह दीर्घ इकार है, तो ये शर्त हो गई कि ये ईदंत है, इसको ईदंत कहेंगे। और दूसरी शर्त की यह दो वचन में है, प्रथमा दो वचन में है, इसका वचन जो है वह दो वचन में है। ये हो गई दूसरी शर्त। अब तीसरी शर्त क्या हो गई प्रकृत भाव के लिए? तीसरी शर्त ये हो गई कि ये तो अब इनको ये ईदंत हो गया, दीर्घ इकार है अंत में, तो ये ईदंत हो गया, और इसका वचन भी दो वचन है, इस कारण ये ईदंत हो गया, अर्थात ईदंत है और दो वचन में है। इस कारण इसको नाम दे दिया गया प्रगृह्य। ये ऐसा पद है जो प्रगृह्य है। अब इसके पश्चात ऐसा पद है, इसके अंत में ऐसा पद आ रहा है जो इकार से, जो अच से प्रारंभ हो रहा है, अच से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए इनमें संधि नहीं होगी। अब संधि नहीं होगी, प्लस करके आ रहे हैं यहाँ पे, इन सारी विशेषताओं के कारण यहाँ संधि नहीं होगी, ये पद ऐसे ही आ जाएंगे। विष्णु, इसी प्रकार जैसे कवि प्लस इच्छतः, विष्णु प्लस इमो, विष्णु भी शब्द उकारांत है। जैसे गुरु गुरु गुरुवः, तो ये गुरु है, विष्णु है, प्रथमा दो वचन में है, उदंत है, अर्थात इसका अंत उकार दीर्घ उकार से हो रहा है, इस कारण, और दो वचन में है, प्रथमा दो वचन में है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया प्रगृह्य। इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो गई, इसकी जैसे प्रगृह्य संज्ञा हो रही थी, प्रगृह्य संज्ञा अर्थात नाम दे दिया गया। अब इसके पश्चात जो इकार आ रहा है वह अच का है, अच वर्ण के अंतर्गत है, इसलिए इनमें परस्पर संधि अब नहीं होगी, इनका प्रकृति भाव हो जाएगा। ये कंडीशन होने के कारण इनमें अब प्रकृति भाव हो जाएगा, इनमें कोई संधि नियम लागू नहीं। संधि के नियम तो लागू हो रहे हैं, किंतु अब संधि कार्य नहीं होगा, ये कंडीशन हो गई। ये दीर्घ उकार हो, इस पद के, विष्णु पद के अंत में दीर्घ उकार आ रहा है, इसका वचन प्रथमा दो वचन में है, इस कारण इसको प्रगृह्य संज्ञा, प्रगृह्य नाम दे दिया गया। और इसके अंत में जो पद आ रहा है वह अच से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे संधि के नियम तो लागू हो रहे हैं, किंतु संधि कार्य नहीं होगा। ये प्रकृत भाव हो गया, जैसा है वैसा ही पद दोनों बने रहेंगे। बालिके भी इसी संदर्भ में, बालिके बालिका, बालिके बालिका, तो बालिके क्या है, प्रथमा दो वचन का पद है ये, और एकार एदंत है, एदंत अर्थात ए से इसका अंत हो रहा है, यहाँ दीर्घ उकार से इसका विष्णु का दीर्घ उकार से अंत हो रहा है, कवि का दीर्घ इकार से अंत हो रहा है, तो इसको ईदंत कहेंगे, इसको उदंत कहेंगे, और इसको एदंत कहेंगे, क्योंकि इसके अंत में जो स्वर है वो ए लगा हुआ है, क में एकार लगा हुआ है, इसी कारण इसको एदंत कहेंगे, अर्थात ए से इस पद का अंत हो रहा है, बालिके इस पद का एकार से अंत हो रहा है, एदंत है। और इसके पश्चात, और प्रथमा दो वचन में है, इसके पश्चात जो पद आ रहा है, इसके अंत में जो पद आ रहा है, ये पूर्व में पद हो गया, ये अंत में पद हो गया, ये इसका ये पर वाला पद हो गया, या फिर अंतिम पद हो गया, इसका इसके अंत का पद हो गया, या इसके बाद वाला पद भी आप कह सकते हैं, बाद वाला पद भी कह सकते हैं। तो ये बाद वाले पद में अच आ रहा है, इस बाद वाले पद का प्रारंभ जो है वो अच से हो रहा है, अर्थात दीर्घ आकार यहाँ पे विद्यमान है, इसलिए संधि के नियम तो लागू हो गए, किंतु ये कंडीशन होने के कारण अब यहाँ पे संधि कार्य नहीं होगा। ये प्रकृत भाव, इसी को ऐसे ही कहते हैं कि अब इसका प्रकृत भाव हो जाएगा, अर्थात जैसा है वैसा ही रह जाएगा, प्लस हटा दिया जाएगा, बाकी सब इनको दोनों पदों को ऐसे ही रख दिया जाएगा, परस्पर पास पास में ऐसे ही रख दिया जाएगा। यहाँ कवि, अब उसी बात को यहाँ समझाना कि कवि विष्णु व बालिके क्रमशः इकारांत, उकारांत, दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत तथा एकारांत द्विवचन होने से प्रगृह्य संज्ञक हैं, अतः यहाँ संधि कार्य नहीं होगा। तो ये हम लोगों ने पढ़ा प्रकृत भाव। प्रकृत भाव की विशेषता क्या है और क्यों प्रकृत भाव होता है, क्या क्या कंडीशन होती हैं प्रकृत भाव होने के लिए, तो पढ़ लिया। इसको ऐसे ही याद करिए, थोड़ा सा टिपिकल है, किंतु फैक्ट करके ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। अब इसके पश्चात जो संधि आ रही है वह है इसी प्रकृति संज्ञा के अंतर्गत है, एक हेडिंग और है, इसके पश्चात है पररूप संध्या, एंगी पररूपम है, इसके पश्चात अभ्यास कार्य है। तो ये चैप्टर फिर दूसरा, ये तीसरा चैप्टर खत्म हो जाएगा।
पढ़ लेते हैं अब इसको। कर लिया तो प्रकृति भाव के अंदर अंतर्गत ही ये पॉइंट आ रहा है, खा करके पॉइंट आ रहा है, तो उसके अंदर ही होगा, उस टॉपिक के अंदर ही है ये, या फिर उसके अंतर्गत ही कह सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि अदर्श, अदर्श तो ये क्या है, ये सकारांत सर्वनाम है, सकारांत सर्वनाम है। अदर्श शब्द में म के बाद दीर्घ इकार दीर्घ उकार आए तो वहां पर भी प्रगृह संज्ञा, वहां पर भी प्रगृह्य संज्ञा होती है। कैसे दीर्घ इकार दीर्घ उकार आता है, तो इसका जो शब्द रूप चलता है, आदर्श शब्द का पुल्लिंग में शब्द रूप चलता है तो बनता है असौ, असौ अमु, असौ अमु अमी, और अमुम अमु अमून। ये प्रथमा में हो गया और ये द्वितीय में हो गया, पुल्लिंग में असौ अमु अमी, अमुम अमु अमून। इसी प्रकार जब स्त्रीलिंग में इसका शब्द रूप चलाएंगे तो बनेगा असौ, असौ अमु अमूह, अमुम अमुम अमु अमूह। इस प्रकार इसका शब्द रूप प्रथमा, प्रथमा एक वचन, प्रथमा दो वचन, प्रथमा बहुवचन, प्रथमा ये द्वितीय एक वचन, द्वितीय दो वचन, द्वितीय बहुवचन, स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में ये रूप है। उसी की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि अमी प्लस, तो अमी क्या है, ये पुल्लिंग में प्रथमा बहुवचन में, पुल्लिंग में प्रथमा बहुवचन में अदर शब्द का ये रूप बना करता है, तो अमी ईशाह। और अमु कहाँ पे बन रहा है, अमु पुल्लिंग में भी बन रहा है प्रथमा द्वितीय दो वचन में, और स्त्रीलिंग में भी प्रथमा द्वितीय दो वचन में अमु शब्द बन रहा है, तो अमु आसाते। यहाँ पर अमी तथा अमु, यहाँ पर अमी तथा अमु, क्योंकि ये दोनों ही दो वचन में है, ये अमी प्रथमा बहुवचन में है पुल्लिंग में, और अमु शब्द प्रथमा दो वचन और द्वितीय दो वचन पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में ही आ रहे हैं, तो भाव के अनुसार इनका प्रयोग होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि अमी तथा अमु प्रगृह्य संज्ञक हैं, क्योंकि ये दीर्घ इकार से इनका अंत हो, इसका अंत हो रहा है, दीर्घ उकार से इसका अंत हो रहा है, और ये प्रथमा बहुवचन में आ रहा है अमी यहाँ पर है, और ये प्रथमा दो वचन में आ रहा है, प्रथमा दो वचन द्वितीय दो वचन में भी यही रूप बन रहा है, तो भाव के अनुसार उसको समझेंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि अमी तथा अमु प्रगृह्य संज्ञक है, अतः यहाँ संधि नहीं है, संधि नहीं हो रही है। अब इसके पश्चात कर रहे हैं प्लुत वर्ण में प्रकृत भाव का उदाहरण। जो प्लुत वर्ण होते हैं उनमें प्रकृत भाव का उदाहरण क्या है, ए ही कृष्ण अत्र गौश्चरत्री, अत्र गौश्चरती, इसका अर्थ है ए ही कृष्ण, एक बुलाने के अर्थ में प्रयोग होता है, तो कहा जा रहा है कि हे कृष्ण आओ, यहाँ पे गाय चर रही है। तो यहाँ इस स्थल पे अ प्लस अ में ए ही कृष्ण अत्र, इन दोनों को दिखा रहे हैं कि अ प्लस अ में दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, अ प्लस अ में दीर्घ संधि नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, संबोधन पद, ये संबोधन जो ये कृष्ण शब्द है ये संबोधन का है, संबोधन का है, और इसमें जो आकार आ रहा है प्लुत होने से, इसमें जो आकार आ रहा है इस संबोधन पद में, ये संबोधन पद हो गया, कृष्ण संबोधन पद है, ये संबोधन पद हो गया, और इसमें जो इस कृष्ण में इस ड़कार में जो आकार आ रहा है वह प्लुत होने, वह प्लुत, यह आकार प्लुत के आकार है, प्लुत के अंतर्गत आने वाला आकार है, इसलिए इस आकार को मिलाकर, इस आकार को मिलाकर यहाँ पर दीर्घ संधि नहीं हुई। यह यद्यपि संभावना थी किंतु इस नियम ने आकर, प्रकृत भाव के इस नियम ने आकर दीर्घ संधि दीर्घ संधि को की जो संभावना बन रही थी उसको निरस्त कर दिया, और ये प्रतिपादित कर दिया कि यहाँ पर संधि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इस कृष्ण पद में जो आकार आ रहा है वह एक तो यह संबोधन पद है, कृष्ण शब्द संबोधन पद है, इस ड़कार संबोधन पद के अंतर्गत आ रहा है, और यह प्लुत है, इस प्रकार इसलिए यह, और यह पद भी प्लुत के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए इस आकार में और इस आकार में, कृष्ण के आकार में अत्र के आकार में परस्पर संधि नहीं होगी। संधि होने से यहाँ पे दीर्घ संधि की संभावना नहीं हुई, दीर्घ संधि की जो संभावना आ रही थी वो निरस्त हो गई, और इस प्रकार यहाँ पे प्रकृत भाव हो गया, अत्र ये ही कृष्ण, हे आओ कृष्ण, आओ कृष्ण संबोधन है, आओ बुलाया जा रहा है, आओ कृष्ण अत्र यहाँ गाय चर रही है, गौ चरते गौ, यहाँ गाय चर रही है, गौ गाओ गावा, तो ये एक वचन में है गौ, गौ गौ गावो गाव, इस प्रकार इसका शब्द रूप चलेगा। अब जो संधि आ रही वह है पररूप संधि।
एंगी पररूप इसका इसका सूत्र क्या है? पररूप संधि का सूत्र क्या है? एंगी पररूपम। तो इस सूत्र का नियम क्या जो सिद्धांत लक सिद्धांत कौमुदी में इस सूत्र के नियम आ रहे हैं, वहां पे कह रहे हैं कि अवर्ण के आकार के पश्चात अवर्ण अवर्ण वाले उपसर्ग के पश्चात यदि एंगादि धातु आए, अवर्ण वाले उपसर्ग से अवर्ण से युक्त उपसर्ग के पश्चात यदि एंगादि धातु परे में हो तो वहां पर पूर्व और पर के स्थान पर पररूप पूर्व और पर के स्थान पर पररूप हो जाता है उपसर्ग। उसी की बात यहाँ पे हिंदी उसी शब्द को हिंदी में दोहरा रहे हैं व्याकरण विधि में कि उपसर्ग के उपसर्ग अवर्ण हम लोगों ने पढ़ा कि अवर्ण के अंतर्गत आकार और आकार दीर्घ ह्रस्वाकार और दीर्घ आकार आया करते हैं। तो ये संधि ये नियम लागू करता है कि उपसर्ग ऐसा उपसर्ग आए जिसमें या तो ह्रस्वाकार हो, जिसके अंत में या तो ह्रस्वाकार हो या फिर दीर्घ आकार हो। और ये उपसर्ग हम लोगों ने पढ़ा कि उपसर्ग सदैव पद के पहले आकर जुड़ा करता है और प्रत्यय सदैव पद के बाद में जाकर जुड़ा करता है। उपसर्ग पहले आएगा, प्रत्यय बाद में आएगा। तो प्रत्यय यहाँ ये शर्त क्या दे रहा? प्रत्यय तो आए, उपसर्ग तो आए, किंतु वह कैसा हो? वह आकार से, आकार में उसका अंत हो रहा हो, आकार सहित हो, आकार वाला कोई उपसर्ग आए और उस उपसर्ग के पश्चात जो उसके परे जो पद आए, जो धातु आए, जो पद आए, पद भी न आए कह के जिसके प्रारंभ में एक एंगादि हो। एंगादि इस शब्द इस पद का अर्थ होगा एंग, अर्थात ए या ओ आदि में हो। ऐसी धातुएं आए जिनके आदि में अर्थात जिनके पहले एकार ओकार विद्यमान हो। यहाँ अंत की बात नहीं हो रही है, प्रारंभ की बात हो रही है। तो प्र प्लस एजते, इसीलिए पहले उपसर्ग आ रहा है, प्र उपसर्ग आ रहा है और यह कैसा है? इसमें अवर्ण छिपा हुआ, अवर्ण का ह्रस्व आकार छिपा हुआ है और इसके परे जो पद आ रहा है वह एकार से प्रारंभ, उस धातु का एकार से प्रारंभ हो रहा है। एजते, यहाँ एकार से इस धातु का प्रारंभ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर पूर्व और पर के स्थान पर पररूप एकादेश हो जाएगा। यहाँ दोनों ही शर्तें पूरी हो रही हैं। तो बना प्र प्लस एजते, प्रेजते में वृद्धि, कार्य प्रैजते होना चाहिए था। यहाँ ये भी नियम हो था कि यहाँ एकार है, यहाँ आकार है, यहाँ आकार है, इसलिए वृद्धि संधि हो जानी चाहिए थी, किंतु इस एंगी पररूप इस सूत्र ने आकर उसको बाधित कर दिया। कैसे बाधित किया? तो प्र में आकार की स्थिति ए में ही मिल गई। प्र में आकार की स्थिति ए में ही मिल गई, अर्थात अ प्लस ए, इन दोनों के स्थान पर ए एकादेश हो गया और आ और ए इन दोनों के स्थान पर एकार आ गया। इस विशेष स्थिति के कारण दीर्घ संधि यहाँ निरस्त हो गई, दीर्घ संधि नहीं आई। इसके पश्चात यहाँ पे थोड़ा और दे रहे हैं कि यहाँ अ की अपनी सत्ता नहीं बची। अ जो आकार आ रहा है इसकी अपनी सत्ता नहीं बची, क्योंकि इन अ और ए को मिलकर ही एकार हो गया, एकार आदेश हो गया। एकार कहाँ पे आदेश हुआ? इस आकार और एकार दोनों के ही स्थान पे हुआ, इसीलिए जो वृद्धि संधि की संभावना आ रही थी वह निरस्त हो गई, क्योंकि आकार की जो अपनी सत्ता है, उसी बात को यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आकार की अपनी सत्ता नहीं बची। अतः प्र प्लस एजते प्रेजते उप प्लस ओषति उपोषति हुआ। इस प्रकार प्रेजते, ये एक शब्द प्रेजते निष्पन्न होता है, प्र प्लस एजते। इसी प्रकार दूसरा शब्द हो जाएगा उप प्लस ओषति, उप प्लस ओषति बराबर उपोषति। यहाँ क्या स्थिति है? तो ऐसा उपसर्ग आ रहा है जो अवर्णांत है, अवर्णांत अर्थात अवर्ण से ह्रस्व आकार या फिर दीर्घ आकार। तो ये इसका इस उपसर्ग का अंत किससे हो रहा है? अवर्णांत है, अर्थात ह्रस्व आकार से इसका अंत हो रहा है, क्योंकि इस प्रकार में आकार है। तो इसको कहा जाएगा कि यह अवर्णांत है, अवर्णांत अर्थात अकारांत है। ये अकारांत है, किंतु यह जो ओकार है, ये जो ओषति धातु आ रही है, इसके आदि में ओकार विद्यमान है। तो इधर यही पररूप संधि यही कहता है कि अवर्णांत उपसर्ग के पश्चात एंगादि धातु आए तो पूर्व पर के स्थान पर पररूप एकादेश हो जाता है। तो पूर्व में यहाँ
अवर्णांत उपसर्ग आ रहा है, पर में एंगादि धातु आ रही है, एंगादि धातु अर्थात ओकार से इस धातु का प्रारंभ हो रहा है, इसलिए शर्त पूरी हो गई। तो जब संधि संपन्न पूर्व पर के स्थान में संधि संपन्न हुई तो पूर्व पर के स्थान पे ओकार आदेश हो गया और बना उपोषति। इस प्रकार ये निष्पन्न हुआ। अब अभ्यास कार्य आ रहा है, अभ्यास कार्य कर लेते हैं। इस प्रकार दूसरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। व्याकरण विधि के तीसरे अध्याय के अंतर्गत स्वर संधि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो स्वर संधि के अंतर्गत स्वर संधि के जितने भेद आ रहे थे सारे भेदों का अध्ययन कर लिया है। अब ये अभ्यास कार्य आ रहा है, तो अभ्यास कार्य भी कर लेते हैं, क्योंकि इसी के आधार पर ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। तो प्रश्न को समझने के लिए कि बुकलेट में परीक्षा के समय KVS TGT संस्कृत में बुकलेट में कैसी बुकलेट में प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे प्रश्न आएंगे, तो उन सब का ये पूर्व अभ्यास कहा जा सकता है। अभ्यास जो है इनको पढ़ लेते हैं, क्योंकि इससे आइडिया बनेगा कि ऐसे ही प्रश्न कदाचित पूछे जाएंगे। तो प्रश्न पहले एक उदाहरण दे रहे हैं कि अधोलिखितेषु समुचितम संधिपदम चित्वा। अधोलिखितेषु ये सप्तमी बहुवचन में पद आ रहा है। इसका अर्थ है कि नीचे लिखे गए पदों, नीचे लिखे गए में से, नीचे लिखे गए में, अधोलिखितेषु यही आ रहा है। अधोलिखितेषु नीचे लिखे गए में समुचित पद, नीचे लिखे गए पदों में से, इसका अभिप्राय यही है। अधोलिखितेषु नीचे लिखे गए, नीचे लिखे गए में समुचित, समुचित संधि पदम, नीचे लिखे गए पदों में समुचित संधि पद को चुनकर समुचितम संधि पदम। तो ये द्वितीयांत बनना है, ये भी द्वितीय एक वचन में है, द्वितीय एक वचन में है। चित्वा, चित्वा का अर्थ है चुनकर लिखो, लिखो ये लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में क्रिया है। तो उदाहरण, एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे यथा, जैसे चंद्र प्लस चंद्र, चंद्र प्लस क्या दे रहे हैं यहाँ पे, चंद्र प्लस उदय, उदय है, चंद्र प्लस उदय। जब संधि संपन्न हुई तो हो गया चंद्रोदय। अब उदाहरण दे रहे हैं 3 की कौन सा उपयुक्त उदाहरण यहाँ हो सकता है। चंद्रोदय, 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 ये दोनों गलत हैं, ये वाला सही हो जाएगा। चंद्र प्लस उदय, इधर अकार आ रहा है, इधर उकार आ रहा है, तो स्पष्ट है कि यहाँ पे गुण संधि हो रही है, आद गुणा से गुण संधि हो रही है। अब बाकी के उदाहरण हम लोगों को स्वयं पहचान कर लिखने हैं, कौन सी संधि इन उदाहरणों में आ रही है उसको पहचान कर लिखना है। तो जैसे मातृ प्लस ऋडम, मातृ प्लस ऋडम, तो स्पष्ट है कि अका सवर्णी दीर्घ जो संधि हम लोगों ने पढ़ा है कि अक का सवर्णी जब आता है तो उसका दीर्घ हो जाए, अका सवर्णी दीर्घ। अक के अंतर्गत जितने भी स्वर आते हैं उनका ही सवर्णी कोई आएगा तो पूर्व पर के स्थान पर दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ एकादेश हो जाएगा। तो इधर भी ह्रस्व रिकार आ रहा है, इधर भी रिकार आ रहा है। तो जब संहिता प्राप्त हो रही है दोनों में, जब संधि संपन्न होगी तो ये दीर्घ हो जाएगा। मातृ, तो पद दे रहे हैं कि मातरणम, मातृडम और मातृडम। तो इसके उदाहरण यहाँ पे दीर्घ संधि वाला उदाहरण PDF में आप लोग देख सकते हैं। ये गुण संधि है, उसके पश्चात दीर्घ संधि है। पितृ प्लस ऋणम, पितृडम, मातृ प्लस ऋणम, मातृडम। स्पष्ट है कि अका सवर्णी दीर्घ, अकह, अक के पश्चात कोई उसका उसी का सवर्णी आता है तो पूर्व पर के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाता है। स्पष्ट है कि इधर भी ह्रस्व रिकार आ रहा है, इधर भी ह्रस्व रिकार आ रहा है। तो जब परस्पर इनमें संहिता प्राप्त हो रही, संहिता प्राप्त हो रही तो संधि हो जाएगी, तो पूर्व पर के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाएगा, इसीलिए कहा जाता है अका सवर्णी दीर्घ। तो इसमें कौन सा पद सही है, ये वाला पद सही हो जाएगा, मातृडम। ये इसका, इस प्रश्न का उत्तर हो गया, आंसर हो गया। अब दूसरा जो पद आ रहा है यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, तो यहाँ पे ह्रस्व इकार आ रहा है, उसके पश्चात अकार आ रहा है। तो इको एणच के संबंध में हम लोगों ने पढ़ा है, इको एणची, इक के पश्चात यहाँ ये सूत्र का अर्थ होता है कि इको एणच, इक के स्थान पर, इक के स्थान पर यड़ हो जाता है यदि उसके, यदि परे में अच विद्यमान है तो यहाँ पर अच विद्यमान है, अच का आकार विद्यमान है, इधर ह्रस्व इकार आ रहा है और यह इक के अंतर्गत भी है,
ह्रस्व इकार है, ये के अंतर्गत भी है। जब संधि संपन्न होगी तो इस ह्रस्व इकार के स्थान पर यकार आ जाएगा। तो यदि प्लस अपि जब संधि संपन्न होगी तो बनेगा यद्यपि। यद्यपि यदापि ये गलत है दोनों, ये वाला सही हो जाएगा, यद्यपि बनेगा। कौन, किस सूत्र से? इको यड़ाची, इस सूत्र से। यड़ संधि यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे दीर्घ संधि हो रही है आकाशवाणी दीर्घ सूत्र से, यद्यपि। ये हो गया। अब इसके पश्चात तीसरा है मत प्लस एकम। मत प्लस ऐक्यम, मत ऐक्यम, मत ऐक्यम। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये दीर्घ संधि हो गई, ये दीर्घ संधि का उदाहरण आ रहा है, ये यड़ संधि का उदाहरण आ रहा है। और इसके पश्चात है वृद्धि संधि के हम लोग संबंध में हम लोगों ने वृद्धि रेच सूत्र से पढ़ा है कि यदि अ या आ के पश्चात है ए या ऐ आए, या फिर अ या आ के पश्चात ओ या औ आए, तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ऐ औ हो जाता है। तो यहाँ पर अ या आकार विद्यमान है अत का, या फिर अवर्ण का आकार विद्यमान है, इसके पश्चात ऐ विद्यमान है। तो स्पष्ट है कि इसे जब संधि संपन्न होगी तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाएगा, वृद्धि एकादेश हो जाएगा और बनेगा मत प्लस ऐक्यम हो जाएगा मतैक्यम। तो ये गलत है, ये वाला ऑप्शन भी गलत है, मतैक्यम सही हो जाएगा, बीच वाला मतैक्यम सही हो जाएगा। वृद्धि संधि हो रही है। अब जो पद आ रहा है भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, तो हम लोगों ने यहाँ नियम क्या रहा है, इधर भी पहले पूर्व पद में भी ह्रस्व उकार है और उत्तर पद में भी ह्रस्व उकार है। तो स्पष्ट है अक स्वर्ण दीर्घ के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा है कि जब अक का सवर्णी आता है तो पूर्व वर्ग के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाता है। तो इधर भी ह्रस्व उकार, इधर भी ह्रस्व उकार है। जब संधि परस्पर संहिता प्राप्त हो रही तो संधि संपन्न होगी तो ये ह्रस्व, दोनों ह्रस्व उकार मिला के दीर्घ उकार हो जाएंगे। तो बनेगा भानु प्लस उदय भानुदय, ये वाला पद सही हो जाएगा, भानुदय। यहाँ लिखा जाएगा भानुदय। तो यहाँ किस सूत्र से संधि संपन्न हो रही? आकाशवाणी दीर्घ से दीर्घ संधि हो रही है। अब भव प्लस उकह आ रहा है, इसमें क्या सही होगा? तो हम लोगों ने अयादि संधि के अंतर्गत किताब पुस्तक सामने रखिए, फटाक से सारे नियम वहीं देखते जाइए, सब रिवाइज हो इसके इसकी इसी के बहाने सब रिवाइज हो जाएगा। अयादि संधि आ रही है, एचो यवा यावह। एचो यवा यावह के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा कि ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ के पश्चात कोई स्वर आए, कोई भी स्वर आए तो क्रमशः उनके स्थान पर, अर्थात एच के पश्चात अच आता है तो एच के स्थान पर क्रमशः अय अव आय आव हो जाता है। अर्थात ए के स्थान पर अय हो जाएगा, ओ के स्थान पर अव हो जाएगा, आय के स्थान पर आय हो जाएगा और औ के स्थान पर आव हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी संधि आ रही है? अयादि संधि आ रही है। भव प्लस उक है तो स्पष्ट है, यहाँ पे भव है औ है तो यहाँ ये हो जाएगा भावकः, भावकः भाविकः भावुकः। भव प्लस उक बराबर भावुकः, ये वाला पद सही हो जाएगा, भावुकः। इस ओकार को, इस आव को आव हो जाएगा, भावुकः, आव, आव हो रहा है। अब जो पद आ रहा है विष्णु प्लस इह, विष्णु प्लस इह, इधर ओकार आ रहा है और इधर इकार आ रहा है। विष्णु प्लस इह, इधर ओकार आ रहा है, यहाँ भी विष्णु प्लस इह, ओकार आ रहा है फिर इकार आ रहा है। इसके उदाहरण में, अयादि संधि के उदाहरण में, इधर अय आ रहा है फिर इधर इधर अकार आ रहा है। यहाँ भी अयादि संधि लागू हो रही है, इधर ओकार आ रहा है तो एच के पश्चात अच आ रहा है, अच के अंतर्गत इकार भी आ जाएगा। तो जब संधि संपन्न हो जाएगी तो बनेगा विष्णु प्लस इह है तो विष्ण, विष्णवेह, विष्णोह ये नहीं बनेगा, बनेगा विष्णवीह। इस ओ को, इस ओ को अव हो जाएगा, विष्णवीह, अव, विष्णव, विष्णवीह, वह, विष्णवीह। विष्णवीह हो गया। अब सर्वे प्लस, सातवें में जो आ रहा है सर्वे प्लस अत्र, सर्वेत्र। तो हम लोगों ने पूर्व रूप संधि के अंतर्गत पढ़ा है, पूर्व रूप से एंगा पदांता दत्त इसे दे रहे हैं कि पूर्व रूप संधि को, पूर्व रूप संधि में क्या होता है?
कि पहले पूर्व में एकार या ओकार हुआ करता है और पर में कोई आकार विद्यमान होता है। यहाँ पे दे रहे हैं पद के अंत में ए या ओ हो और उसके पश्चात ह्रस्व आकार आए तो पूर्व पर के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। और उस आकार को सूचित करने के लिए, आकार की उपस्थिति को सूचित करने के लिए उसके स्थान पर खंडाकार लगा दिया जाता है। तो सर्वे प्लस अत्र है, सर्वे अत्र ये नहीं बनेगा, ये बीच वाला पद सही हो जाएगा, सर्वे प्लस है। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो रही है? पूर्व रूप संधि हो रही है। एंगा पदांता दत्त से पूर्व रूप संधि हो रही है। सूत्र है एंगा पदांता दत्त। सारा इसी में पीडीएफ में ही, पुस्तक में ही छिपा हुआ है। सारे का उत्तर जितने भी यहाँ पे पद आ रहे हैं सब का उत्तर इन्हीं पीडीएफ में छिपा हुआ है। सर्वे प्लस अत्र सर्वेत्र हो जाएगा। ऐसे ही पुस्तक सामने रखिए, आप लोग मिलाएंगे। मान लीजिए वो वही पद नहीं आ रहा है जो पुस्तक में दे रहे हैं, तो भी आप नियम पढ़ोगे, संधि के नियम पढ़ेंगे आप, तो स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ कौन सी संधि लागू हो रही है। अब गंगा प्लस इव है तो इधर अवर्ण का आकार विद्यमान है और इधर इकार विद्यमान है। तो हम लोगों ने गुण संधि के संबंध में पढ़ा है आदगुणः। आदगुणः संधि का संधि इसकी जो व्याख्या दे रहे हैं व्याख्याकार लोग सिद्धांत कौमुदी में, वो कह रहे हैं कि आद अर्थात अवर्ण के पश्चात अ या आ के पश्चात, अवर्ण अर्थात अ या आ के पश्चात ई या ई आए तो उनके स्थान पर ए हो जाता है। उ या उ आए, दीर्घ उकार आए, ह्रस्व उकार आए या दीर्घ उकार आए तो उनके स्थान पर ओ हो जाता है। और अ या आ के पश्चात री आता है, उनके स्थान पर अर हो जाता है। अ या आ के पश्चात ली आता है तो उसके स्थान पर अल हो जाता है। तो यहाँ क्या आ रहा है? यहाँ अ या आ के आकार दीर्घ आकार है, उसके पश्चात इकार आ रहा है, तो स्पष्ट है कि इसके अ दोनों मिलेंगे तो यहाँ पे एकार हो जाएगा। तो गंगा प्लस यू बनेगा गंगेव, ये वाला पद हो जाएगा। यहाँ पे गुण संधि हो रही है गंगेव। इस प्रकार ये हो गया अभ्यास। अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन हल करेंगे। सेकंड नंबर में जो प्रश्न आ रहा है वह है, अब अभ्यास के अंतर्गत दूसरा प्रश्न आ रहा है, अधोलिखितेषु संधि विच्छेदम रूपम पूरयित्वा संदेह नाम अपि लिखत। तो नीचे लिखे गए में संधि विच्छेद के रूप को लिखकर, रूपम द्वितीयांत बन रहा, द्वितीय वचन में रूप को लिखकर संधि का नाम भी लिखो। तो संधि क्या है? इकारांत शब्द है और षष्ठी एकवचन बन रहा है, तो इसका अर्थ है संधि का नाम भी लिखो। लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। एक उदाहरण दे रहे हैं अन्वेषणम, तो अनु प्लस एषणम अन्वेषणम, यहाँ पे संधि कौन सी हो रही है? यण संधि हो रही है। अब ये पद आ रहा है, ऐसे 6 पद आ रहे हैं, इनमें इनके जो संधि पद हैं उनको भी लिखना है हम लोगों को, और कौन सी संधि हो रही है संधि का नाम भी लिखना है। तो ये तवैव है, प्लस करके एव दे रहे हैं तो यहाँ पे तव लिखेंगे, फिर प्लस करके एव लिखा ही है। अब ये हो गया तवैव का संधि विच्छेद, ये हो गया। अब इसमें कौन सी संधि हो रही? तो इधर स्पष्ट है कि इधर आकार आ रहा है, वकार में आकार आ रहा है, इधर एकार है। तो वृद्धि संधि जो नियम आता है वृद्धि रच, वो कहता है कि यदि अ या आ के पश्चात ए या ऐ आए तो उसके स्थान पर अय हो जाता है, ओ या औ आए तो उसके स्थान पर औ हो जाता है। तो यहाँ कौन सी संधि हो रही है? वृद्धि संधि हो रही है। वृद्धि संधि ऐसे नाम लिख देंगे, वृद्धि संधि हो रही। अब नदी प्लस इव, इस प्रश्न को सामने खोल के रखना है। नदी, नदी लिखा है, प्लस करके इव लिखेंगे तो स्पष्ट है कि इधर दीर्घ इकार आ रहा है, इधर ह्रस्व इकार आ रहा है। तो अक सवर्ण दीर्घ सूत्र के अनुसार अक के जो सवर्णी आते हैं तो पूर्व वर्ग अक के, यदि अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले स्वरों के सवर्णी कोई स्वर बाद में भी आते हैं तो उन पूर्व वर्ग के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। पूर्व वर्ग के स्थान पर उनके सवर्णी ही, यदि उनका सवर्णी आता है पूर्व में, जो अक प्रत्याहार के अंतर्गत जो स्वर आते हैं उन्हीं का सवर्णी भी कोई पर में आता है तो उन पूर्व पर के स्थान पर दीर्घ एक आदेश हो जाता है। तो ये हो गया नदी, नदी वह है नदी प्लस इव, जब संधि होगी तो बनेगा नदी व, और यहाँ पे दीर्घ संधि है। नदी प्लस इव नदी व। अब के प्लस अपि इसमें दे रहे हैं, अपि प्लस अपि दे रहे हैं
तो हम लोगों को क्या लिखना है, के लिखना है। पूर्व रूप संधि के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि पूर्व में एकार ओकार आते हैं और उसके पश्चात अकार आता है, ह्रस्व आकार आता है, तो पूर्व पर के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है और उस पूर्व में जो आकार विद्यमान है उसको चिन्हित करने के लिए खंडाकार लगा दिया जाता है। आप यहाँ पे पूर्व रूप संधि का उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ पे पूर्व एंग पदांतादति, एंग पदांतादति, एंग कहने का अर्थ है कि एंगादि। ऐसे पद, ऐसे सुबंत पद जो जिनका अंत एंगादि अर्थात ए या ओ से होता है, एंग आ रहा है तो इसका अर्थ है कि ए या ओ। ऐसे सुबंत पद पहले आए, ऐसे सुबंत पद पहले आए जिनके जो ए या ओ से, जिनमें ए या एकार आ रहा है वो या फिर ओकार आ रहा है और उसके पश्चात कोई अवर्ण का आकार आ रहा है। अत कह रहे हैं एंगा पदांतादति। अत के अंतर्गत केवल आकार की गणना होती है। अत का अर्थ है केवल आकार। तो एंगादि अर्थात ऐसा कोई सुबंत पद आए जिसमें एकार तथा ओकार हो और उसके पश्चात अत आ रहा हो, अत का आकार आ रहा हो, तो पूर्व पर के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। इस आकार को द्योतित करने के लिए खंडाकार लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो रही है, पूर्व रूप संधि हो रही है, पूर्व रूप संधि। आप वहाँ पे उदाहरण, संधि में उदाहरण नहीं भी मिलेगा, संधि का नियम पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से सारे पदों में, इन पदों में चाहे विच्छेद देख लीजिए चाहे संधि रूप देख लीजिए। यदि आप संधि का नियम जाके पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि यह संधि विच्छेद है। तो इस संधि विच्छेद में जो संधि पद बनेगा तो इसमें कौन सी संधि लागू होगी, कौन सी संधि का नियम इसमें लागू हो रहा है। तो संधि की परिभाषा देखनी चाहिए, बार बार देखने से वो रिवाइज भी हो जाता है और प्रश्न भी हल हो जाता है। तो ये पूर्व रूप संधि है। अब अत्याचार है, इस वाले में अत्याचार तो अति प्लस आचार हो जाएगा। आचार, अति प्लस आचार, अत्याचार। तो यहाँ पे इको एड़ची सूत्र के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा है कि इक के स्थान पर यड़ हो जाता है यदि उसके पश्चात कोई अच विद्यमान हो तो। तो यहाँ पे इक के स्थान पर यड़ हो जाता है। इक, यहाँ पे इक के अंतर्गत ह्रस्वीकार आ रहा है जो इक के अंतर्गत है। अब इसी ह्रस्वीकार के स्थान पर यड़ जाके पलटेगा क्योंकि इसके पश्चात जो आकार आ रहा है यह अच के अंतर्गत है। तो यह इसमें कौन सी संधि हो रही है, यड़ संधि हो रही है। अत्याचार में यड़ संधि हो रही है क्योंकि इस इकार के स्थान पर, ह्रस्वीकार के स्थान पर यकार हो जाएगा। अब शयनम, शयनम तो यहाँ पर अनम दे रहे हैं, अनम, तो यहाँ पर हो जाएगा शे प्लस अनम। यहाँ पर अयादि संधि हो रही है। एचो यवा यावह, एचो यवा यावह में एचो यवा यावह यह कहता है कि एच के पश्चात यदि अच आता है, एच के पश्चात ए ओ आई औ के पश्चात यदि अच अर्थात अच के अंतर्गत सारे स्वर आ जाते हैं, कोई भी स्वर आता है तो उनके स्थान पर क्रमशः अयादि चतुष्ट अर्थात अय, ए के स्थान पर अय हो जाएगा, ओ के स्थान पर अव हो जाएगा, ओ के स्थान पर आई के स्थान पर आय हो जाएगा और अव के स्थान पर आव हो जाएगा। तो बनेगा यहाँ पे शयनम, या अयादि संधि लिखेंगे। शयनम तो लिखा है अयादि, अयादि संधि हो रही है। अब बना, अब यथोचितम बचा है तो इसमें दे रहे हैं यथा, यथा प्लस उचितम, उचितम लिखा जाएगा। तो इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पे आकार आ रहा है, आकार आ रहा है और इधर उकार है। तो हम लोगों ने गुण संधि के अंतर्गत पढ़ा आद गुड़ अर्थात अवर्ण के पश्चात अ या आ के पश्चात ई या ई आता है तो उसके स्थान पर ए हो जाता है, उ या उ आता है तो उसके स्थान पर ओ हो जाता है, और अ या आ के पश्चात री आता है तो उसके स्थान पर अर हो जाता है, अ या आ के पश्चात री आता है तो उसके स्थान पर अल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अवर्ण का आकार आ रहा है और उसके पश्चात उकार आ रहा है। तो स्पष्ट है कि यहाँ संधि होगी तो जाके ये यथोचितम ये ओकार हो जाएगा और यहाँ पर गुण संधि हो रही है, यथोचितम गुण संधि। यथा प्लस उचितम यथोचितम।
ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अब अभ्यास के अंतर्गत तीसरा प्रश्न आ रहा है, यत्र प्रकृति भाव संधि अस्ति तत्पदम। इस प्रकार का टिक इति चिन्हेन चिह्नीकुरुत, यत्र च नास्ति तत्पदम। इस प्रकार का चिन्हेन चिह्नीकुरुत, अर्थात जहाँ पर प्रकृति भाव संधि है वहाँ पर यस इस प्रकार का चिन्ह, इस चिन्ह से ये तृतीया एक वचन में बन रहा है, तत्पदम उस पद को, ये द्वितीय एक वचन में बन रहा है। यत्र प्रकृति भाव संधि अस्ति, जहाँ पर प्रकृति भाव संधि है उस पद को इस चिन्ह से चिन्हित करो। और जहाँ और जहाँ नहीं है उस पद को इस चिन्ह से इति चिन्हेन इस चिन्ह से चिन्हित करो। तो प्रकृति भाव संधि के संबंध में हम लोगों ने पढ़ा है। प्रकृति भाव का प्रकरण खोल लीजिए। इदु देद द्विवचनम प्रगृहम अदस्वमात ईदंत। तो इसके पश्चात करें कि ईदंत उदंत दीर्घ इकार दीर्घ उकार और एदंत द्विवचन रूपों की प्रगृह संज्ञा हुआ करती। तो पहले प्रगृह संज्ञा के विषय में क्लियर होना चाहिए। अर्थात ऐसे पद जिनका अंत दीर्घ इकार से हो रहा है, जिनका अंत दीर्घ उकार से हो रहा है, या फिर जिनका अंत एकार से हो रहा हो और उनका वचन दो वचन का हो, प्रथमा दो वचन का हो, तो ऐसे शब्दों को, ऐसे पदों की प्रगृह संज्ञा हो जाती है। ऐसे द्विवचनांत वर्णों की प्रगृह संज्ञा हो जाती है। ऐसे वर्ण आते हैं जिनका अंत दीर्घ इकार दीर्घ उकार एकार से हो रहा हो और जिनका वचन दो वचन का हो, प्रथमा दो वचन का हो, तो ऐसे वर्णों की प्रगृह संज्ञा हो जाती है। और उनके पश्चात यदि कोई अच प्रत्याहार अर्थात अच का कोई भी स्वर आ जाता है, स्वरांत कोई वर्ण आ जाता है, तो उनका प्रकृति भाव हो जाता है। उनमें कोई संधि कार्य, उनमें संधि नहीं हुआ करती है। ऐसे ही कह रहे हैं कि ऐसे द्विवचन के अंत में दीर्घ इकार दीर्घ उकार एकार होता है तो उसकी प्रगृह संज्ञा होती, तथा प्रगृह संज्ञा उसके पश्चात अच होने पर अर्थात कोई भी स्वर आने पर, अर्थात दीर्घ इकार दीर्घ उकार एकार द्विवचनांत वर्णों के पश्चात पर में जो वर्ण आ रहा वह अच से प्रारंभ हो रहा, उसकी शुरुआत अच से हो रही, अर्थात कोई भी स्वर आ रहा हो तो इन पूर्व वर्णों में जो दीर्घ इकार दीर्घ उकार या एकार के रूप में दो वचन के रूप में आ रहे हैं उनमें संधि कार्य नहीं होगा, क्योंकि उनकी पहले तो दीर्घ इकार दीर्घ उकार एकार और दो वचन में होने के कारण उनकी प्रगृह संज्ञा हो गई। पहले प्रगृह संज्ञा मिल गई और उसके पश्चात इन पदों के पश्चात पूर्व में ये विद्यमान है, पर में कोई ऐसा वर्ण आ रहा है जिसकी शुरुआत अच से हो रही है, अर्थात इनके पश्चात जो वर्ण आ रहा है वह स्वरांत है, या फिर अच के अंतर्गत जितने स्वर आ रहे हैं उनमें से कोई स्वर विद्यमान है तो इनमें संधि कार्य नहीं होगा, वो प्रकृति भाव में चले जाएंगे, प्रकृति भाव हो जाए, अर्थात जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई विकार नहीं होगा। और विकार का अर्थ ही है संधि। संधि हुई तो विकार अवश्य ही होना है, तो जहाँ विकार नहीं होता है वहीं पे प्रकृति भाव हो जाता है। तो पढ़ लेते हैं पदों में कि कौन प्रकृति भाव के अंतर्गत आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो नदी प्लस एते, तो नदी नद्यो नद्य, इसका शब्द रूप चलता है नदी नद्यो नद्य, तो नदी ये प्रथमांत ही है और इसके साथ जो सर्वनाम पद आ रहा है नदी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो ऐशा एते एताह, एते ये तो दो वचन में है किंतु यह एक वचन में ही है, तो इसलिए यह प्रकृति भाव नहीं है, यहाँ पर प्रकृति भाव संधि नहीं लागू हो रही है। वृक्षे प्लस अपि, तो वृक्षम वृक्षे वृक्षाणि, वृक्षम वृक्ष शब्द पुलिंग है, ये पुलिंग में बना करता है। वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः, वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः, ये भी वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः, जैसे बालकः बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान, बालकम बालकौ, तो यह भी नहीं होगा, यहाँ भी प्रकृति भाव संधि नहीं होगी क्योंकि वृक्ष शब्द पुलिंग में हुआ करता है। और यहाँ पे तीसरे पद में जो आ रहा है पद मुनि प्लस एतौ, तो मुनि ही मुनि मुनयः, मुनि ये द्विवचनांत है और इसके साथ जो सर्वनाम आ रहा है ये भी दो वचन में, तो ये सही हो जाएगा, यहाँ प्रकृति भाव संधि हो रही है। फिर उसके पश्चात साधु ऊपर ही गच्छतः है, तो साधु साधु साधव, यह दीर्घ उकार इसके अंत में आ रहा है और उसके पश्चात अच के अंतर्गत, अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले स्वर अर्थात उकार जो है ये अच है,
ये विद्यमान है और इसके साथ जो क्रिया आ रही है भी दो वचन में, प्रथम पुरुष दो वचन में है, इसलिए ये सही हो जाएगा। यहाँ पे प्रकृत भाव का नियम लागू हो रहा है। ये तो पहले दीर्घ उकार, इसमें साधु में दीर्घ उकार हो रहा है और दीर्घ उकार हो रहा है और साथ ही ये प्रथमा दो वचन में भी है, इसलिए इसकी प्रकृति संज्ञा हो गई। और इसके पश्चात, इस पद के पश्चात ये उकार विद्यमान है जो अच के अंतर्गत आता है, इसलिए प्रकृत भाव संधि हो गई और यहाँ पर कोई विकार नहीं होगा, इसलिए ये सही हो, ये प्रकृत भाव संधि के अंतर्गत ये पद आ रहा है। अब पांचवा है सखी प्लस एषा। तो एषा एते एताह, सखी सख्यो सख्यः, इसका शब्द रूप चलता है तो ये नहीं आएगा प्रकृत भाव के अंतर्गत। मुनि ही मुनि मुनयः, मुनि ही मुनि, मुनि ही मुनि मुनयः, मुनि इच्छतः, यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि मुनि में जो दीर्घ इकार आ रहा है ये प्रथमा दो वचन को द्योतित कर रहा है और इसके साथ जो क्रिया भी ये इसके साथ जो इच्छतः ये क्रिया आ रही है यह इकार से, ह्रस्व इकार से शुरू हो रही जो अच प्रत्याहार के अंतर्गत है, इसलिए यहाँ प्रकृत भाव का नियम लागू हो जाएगा, ये सही है। अब सभायाम कवि आगतौ, सभा में कवि, दो कवि आए, आगतौ आगतः आगतौ, तो ये कवि शब्द दीर्घ इकार आ रहा है इसमें और ये प्रथमा दो वचन को द्योतित कर रहा है। इसके पश्चात जो आकार आ रहा है, आगतों का जो आकार है यह अच प्रत्याहार के अंतर्गत है, इसलिए इसकी भी प्रकृति संज्ञा प्रथमा दो वचन में और दीर्घ इकार में होने के कारण पहले इसकी प्रकृति संज्ञा हुई, फिर इसके पश्चात जो आकार आ रहा है यह अच प्रत्याहार के अंतर्गत है, इसलिए इसकी ये दोनों मिलके प्रकृति हो गए, प्रकृत भाव इनका दोनों को मिलाकर प्रकृत भाव हो गया और यहाँ पे संधि नहीं होगी, इसलिए ये सही है। नदी इयम वहति, नदी नद्यो नद्यः, इयम इमे इमाः, तो यहाँ पर प्रकृति संज्ञा का कोई नियम लागू नहीं हो रहा है क्योंकि नदी प्रथमा एक वचन में है, भले ही यह दीर्घ इकार है किंतु ये प्रथमा एक वचन में आ रहा है, ये दो वचनांत नहीं है। नदी इयम वहति, तो इस प्रकार ये गलत हो जाएगा। ये हो गया तीसरा प्रश्न। अब चौथा प्रश्न पढ़ेंगे, एक प्रश्न और बच रहा है। अब अभ्यास के अंतर्गत है, तृतीय अध्याय संधि प्रकरण के अंतर्गत स्वर संधि के अंतर्गत है। चौथा प्रश्न आ रहा है अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदेषु संधि विच्छेदम कृत्वा लिखत, तो इसका आशय है कि ये सप्तमी बहुवचन पद आ रहा है, ये भी सप्तमी बहुवचन में है, तो नीचे लिखे गए वाक्यों में मोटे मोटे पदों में संधि विच्छेद करके लिखो, संधि विच्छेद करके लिखो, संधि विच्छेद करके लिखना है। यहाँ पे संधि विच्छेद दोनों ही पदों को दिखाना है, पदों को अलग अलग करके दिखाना है, इसीलिए डॉट डॉट फिर प्लस करके फिर डॉट डॉट, दोनों पदों को एक पद को इधर लिख देना है, एक पद को उधर लिख देना है। ये पद संधि पद दिया गया है और इसका विच्छेद करके दोनों पदों को अलग अलग कर देना है। तो इस पहली वाली लाइन में कवींद्र मोटे से लिखा गया है और दूसरी वाली लाइन में दूसरे नंबर के वाक्य में अत्याचारम को लिखा गया है, अत्याचारम ये लिखा गया है मोटे पद से। उसके पश्चात है गंगेति को लिखा गया है, फिर तथैव को, फिर वृक्षेपी, इनका ये पद आ रहे हैं, इनका संधि विच्छेद करके अलग अलग इनको लिखना है। तो कवि प्लस इंद्र है तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा कविंद्र है तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा कवि प्लस इंद्र, कविंद्र, ये हो गया कविंद्र। और यहाँ पे संधि कौन सी है, इधर इकार है तो अकस्मणे दीर्घ संधि हो रही है। अब दूसरा पद है अत्याचार, तो इसका जब विच्छेद करेंगे तो बनेगा अति प्लस आचारः, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो रही है, सीधे सीधे इको यड़चि, इक के स्थान पर यड़ हो जाता है अच परे होने पर, तो यहाँ अच विद्यमान है, इधर इक का इकार विद्यमान है और इसी इकार के स्थान पर संधि होगा तो इस ह्रस्व इकार के स्थान पर यकार हो जाएगा और बनेगा अत्याचार। अब गंगेत तो गंगा प्लस इसका विच्छेद करेंगे तो बनेगा गंगा प्लस इति गंगेति, तो इधर आकार है, इधर दीर्घ आकार है, इधर इकार है,
तो यहाँ पे सीधे सीधे गुण संधि हो रही, आद गुण से गुण संधि, यहाँ एक यड़ से यड़ संधि हो रही है, यहाँ आकाशवाणी दीर्घ से दीर्घ संधि हो रही है। और यहाँ पर इसका जब विच्छेद करेंगे तो बनेगा तथा प्लस एव, तथैव। तो वृद्धिरेच से यहाँ पर वृद्धि संधि होगी, और यहाँ पे वृक्ष प्लस अपि, वृक्षे प्लस अपि। यहाँ पर कौन सी संधि हो रही? पूर्व संधि हो रही, क्योंकि यंग पदांता दति इसका जो सूत्र है पूर्व रूप संधि का, इंग पदांता दति इसका सूत्र आ रहा है। इंग पदांता दति, इंग अर्थात इंगादि ऐसे सुबंत पद जो इंगांत हो, इंगाद हो या फिर इंगंत हो, इंगह कर रहे हैं, इंगह, जिनमें इंगाद आ रहा हो, अर्थात इंग आ रहा हो। इंग का अर्थ है एकार या ओकार आ रहा हो, और उसके पश्चात अवर्ण का अत का आकार विद्यमान हो, तो पूर्व पर के स्थान पर पूर्व रूप हो जाता है। इंगह पदांता दति, पूर्व रूप संधि को यहाँ पे कह रहे हैं। पद के अंत में स्थित ए ओ के बाद यदि ह्रस्व अ आए पद के अंत में, तो पद के यहाँ इंगह का अर्थ है इंगाद, इंगह का अर्थ है इंग हो अंत में जिसके, अर्थात एकारांत और ओकारांत ऐसे पद आए जिनका अंत एकार से हो रहा हो या फिर ओकार से हो रहा हो, और ये पूर्व पद, ऐसे पूर्व पद आए जिनका अंत एकार से हो रहा है या फिर ओकार से हो रहा है, और उनके पश्चात जो पद आए उसमें ह्रस्व आकार आ रहा हो, तो पूर्व पर के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता हो, तो यहाँ पर पूर्व रूप संधि हो रही है। ये हो गया हम लोगों ने व्याकरण विधि कक्षा 9-10 में जो चल रही है, तीसरे अध्याय के अंतर्गत स्वर संधि। संधि में स्वर, व्यंजन और विसर्ग, तीन संधियों को पढ़ना है हम लोगों को। तीनों ही संधि के तीनों ही भेदों का अध्ययन करना है। तो हम लोगों ने अभी स्वर संधि के सभी भेदों का विस्तार से अध्ययन किया, और इनके अंतर्गत जो अभ्यास आ रहा है, अभ्यास का भी अध्ययन कर लिया। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट अभ्यास है, करा दिया। यहाँ पर कैसे चीज़ों को पहचाना जाएगा ये भी विस्तार से बता दिया। तो आप लोग वीडियोज़ को पूरा देखिएगा साथियों। अच्छा लगेगा तो लाइक भी करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके इससे जुड़िएगा। मैं कोशिश करूँगी कि 3-4 दिन में सारा सिलेबस कवर कर दूँ। 9-10 का शिमुशी प्रथमो भाग, द्वितीय भाग और व्याकरण विधि को ख़त्म कर दूँ। इसके पश्चात 7 और 8 की जो पुस्तकें आ रही हैं उनको भी पढ़ाएंगे। इसके पश्चात 12वीं कक्षा 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी की पुस्तकें भी पढ़ाएंगे। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से संस्कृत लेके पढ़ रहे हैं, ताकि उनको मदद मिल सके, तो आप लोग बताइएगा। इस चैनल पे एनसीईआरटी का पूरा पाठ्यक्रम 6 से लेकर 12 तक का जितना भी संस्कृत आ रहा है, संस्कृत का पाठ्यक्रम है, सारा हम अध्यापन करके डाल देंगे, प्लेलिस्ट बनवा देंगे। आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, अभ्यास भी कर सकते हैं, आगे की परीक्षाओं के लिए अच्छी तैयारी भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों आप सभी का।